हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने शॉर्टेज जॉब शेड्यूलिंग पढ़ी थी और उसका एक और वर्जन पढ़ा था हमने SRTF शेड्यूलिंग। उसमें हमने देखा था कि जो जॉब सबसे छोटी होती है उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक था। वो ये था कि मान लिया जाए कोई एक बड़ी प्रोसेस है और छोटी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अगर बार बार छोटी प्रोसेस आती जाए तो बड़ी प्रोसेस क्या होगी, वेटिंग टाइम में ही रहेगी। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, हमारे पास जो प्रोसेस P1 है जिसका वेटिंग टाइम 24 है, P2 है जिसका 3 है, P3 है जिसका 4 है। तो अब शॉर्टेज जॉब में क्या हो रहा था, सबसे पहले इस जॉब को एग्जीक्यूट किया जाएगा, देन इस जॉब को एग्जीक्यूट किया जाएगा, और इसके बाद अगर ऐसा होता है कि कोई P4 जॉब आ जाती है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम 2 होता है तो इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर P5 आती है और अगर इसका एग्जीक्यूशन टाइम 15 है तो इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो हमारी P1 वाली प्रोसेस है वो क्या रहेगी, वेटिंग कंडीशन में रहेगी, इसे हमेशा वेट करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि हर प्रोसेस किस फॉर्म में आती है, फीफो के फॉर्म में ही आती है, मतलब जो प्रोसेस पहले आएगी उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन इसमें हर प्रोसेस को एक टाइम डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे एक पर्टिकुलर टाइम तक उस प्रोसेस को CPU एलोकेट किया जाएगा, वो टाइम ख़त्म होने के बाद उस प्रोसेस को CPU को फ्री करना पड़ेगा, तो वो टाइम कहलाता है टाइम स्लाइस या क्वांटम ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि हमारे पास ये तीन प्रोसेस हैं जिसका ब्रश टाइम 24 है, 5 है और 4 है। अगर हम यहाँ पर हमारा टाइम स्लाइस जो है 4 मिली सेकेंड का कर दें, टाइम स्लाइस इक्वल टू 4 मिली सेकेंड, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो प्रोसेस P1 है वो 4 मिली सेकेंड चलेगी, फिर रिमेनिंग बचेगा कितना, 20 मिली सेकेंड का। तो ये 20 मिली सेकेंड जब ये तीन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो वापस से आके क्यू में लग जाएगी। इस तरीके से हर प्रोसेस को कितना 4 मिली सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, वो अपना 4 मिली सेकेंड यूज़ करने के बाद में उसको CPU को क्या कर देगी, प्रीएम्प्ट कर देगी। तो इस तरीके से राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग वर्क करती है। हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने देखा प्रोसेस P1 है जिसका ब्रश टाइम 24 है, तो फर्स्ट टाइम पर ये कितना चलेगी, 0 to 4 तक चलेगी। तो ये हमारा P1 ये चलेगा 0 to 4 तक। तो अब इसके पास कितना बचा, 20। अब चलेगी हमारी P2 जो है P2, ये कितनी चलेगी, ये 4 टाइम चलेगी, तो ये बचेगा 1, तो ये 4 और 4 8। अब इसी तरीके से P3 क्योंकि इसका 4 ही है तो ये 12, ठीक है। तो ये अब हो गया। अब वापस से क्या होगा, अब वापस से P1 चलेगी, तो अब इसमें से 4 चलेगी तो ये रिमेनिंग होगा 16, मतलब ये P1, फिर P2 चलेगी तो इसका ब्रश टाइम कितना है 1, तो ये P2 चली तो 16 + 1 17। इसी तरीके से P तो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो वापस से हम किसको लेंगे, P1 को लेंगे। अब हमने इसका एक 4 लिया तो कितना हो जाएगा, 12 बचेगा। यहाँ पे हमने ये 4 ले लिया, P1 और 4 कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। अब क्या हो गया, हमने इसका 4 और ले लिया तो ये बचेगा P1 25, फिर इसका हमने 4 और ले लिया तो बचेगा 4, तो 25 + 4 29। अब इस 4 को भी हम ले लेंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 29 + 4 33। इस तरीके से हमारा गैंट चार्ट बनेगा जिसमें हर प्रोसेस को क्या किया गया, पर्टिकुलर 4 का टाइम स्लाइस दे दिया गया है, ठीक है। अब इसको देखेंगे हम कि इसका अब हमको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P1। वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P1। तो हम देखें वेटिंग टाइम कितना है, प्रोसेस P1 का वेटिंग टाइम है 0, तो हमने लिखा 0। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि जो है P1
इसका वेटिंग टाइम कितना है यहाँ पर 12, ठीक है। तो वेटिंग टाइम जितने टाइम उसने वेट किया, लेकिन उसे CPU अलोकेट कर दिया गया है कितनी बार 4 टाइम, तो 12 - 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। तो यह क्या लिखेंगे +8। अब इसी तरीके से जो है हमारा वेटिंग टाइम यहाँ पर देखिए 17, तो 17 - 16 क्या हो जाएगा 1+। अब देखेंगे हम कि यहाँ पर जो है P1 को अलोकेट कर दिया गया है 21, जो है ये 17 इसका क्या है वेटिंग टाइम है, और इसका जो है इसका वेटिंग टाइम 21 है और इसका वेटिंग टाइम 17 है। तो ये क्या हो जाएगा 20 - 1 17 = 4। अब देखें अब क्या किया गया है, कंटिन्यू P1 को ही CPU अलोकेट किया गया है, तो इसका वेटिंग टाइम अब आगे नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा 8 + 1 9 और 9 + 4 13, ये क्या होगा 13 मिलीसेकेंड वेटिंग टाइम होगा प्रोसेस P1 का। अब इसी तरीके से वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P2 इक्वल्स टू, अब P2 का वेटिंग टाइम देखें हम, तो P2 का वेटिंग टाइम कितना है 4 है हमारे पास में, प्लस अब यहाँ पे देखिए P2 का वेटिंग टाइम 16 और इसे अलोकेट कितना कर दिया गया है 8, तो 16 - 8 तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 8। तो 8 + 4 जो है हमारे पास में ये कितना हो जाएगा 12 मिलीसेकेंड का। अब इसी तरीके से वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P3 तो P3 का वेटिंग टाइम कितना है हमारे पास में 8 है। फिर यहाँ पर P3 है ही नहीं, P3 ने क्या किया फिर उसको वेट ही नहीं करना पड़ा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा ये इसका 8 मिलीसेकेंड का रहेगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमको टोटल वेटिंग टाइम निकालना है प्रोसेस P1 P2 और P3 का। वेटिंग टाइम इक्वल्स टू, अब हमारे पास देखिए 13 + 12 + 8, तो ये कितना हो जाएगा 33। ये हमारा क्या आ जाएगा टोटल वेटिंग टाइम। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम हम देखें नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास कितनी है 1 2 एंड 3, तो 33 डिवाइडेड बाय 3 तो 11 आ जाएगा हमारे पास में ये, तो ये 11 मिलीसेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल वेटिंग टाइम। इसी तरीके से अब हमको क्या फाइंड करना है, अभी हमको फाइंड करना है टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू डिस्पैचर टाइम माइनस अराइवल टाइम, क्योंकि सब प्रोसेस क्या है सेम टाइम पे आई है, इसलिए सब प्रोसेस का अराइवल टाइम 0 रहेगा। तो अब हम प्रोसेस P1 के लिए टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस P1, तो हम देखें P1 का टर्न अराउंड टाइम डिस्पैचर टाइम कितना है, P1 का 33 है और अराइवल टाइम 0 है, मतलब P1 का डिस्पैचर जो है टर्न अराउंड टाइम 33। इसी तरीके से टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस P2 का टर्न अराउंड टाइम देखें हम, तो P2 का डिस्पैचर टाइम कितना है 17 और अराइवल टाइम कितना है 0, तो हमारे पास P2 का जो है टर्न अराउंड टाइम 17 आ जाएगा। इसी तरीके से टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस
P3 का टर्न अराउंड डिस्पैचर टाइम देखें हम, तो P3 का डिस्पैचर टाइम है हमारे पास में 12, तो 12 माइनस 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 मिली सेकेंड। अब हमें क्या करना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम टोटल टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। पहले तो हम टोटल टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस P1, P2 एंड P3, तो हम देखें 33 प्लस 17 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 62। अब हमको क्या करना है, एवरेज निकालना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू 62 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास कितनी है 3 है, तो कितना होगा हमारे पास देखेंगे, तो 3 टू जा 6, 0, 20.6 मिली सेकेंड, ये क्या आ जाएगा हमारे पास टर्न अराउंड टाइम। तो इस तरीके से हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोसेस को टाइम स्लाइस के थ्रू डिवाइड करके उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट शेड्यूलिंग होती है, जिसके थ्रू जो वेटिंग टाइम प्रोसेस का है वो बहुत कम होता है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।